हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनबो और आप देख रहे हैं एजुयान 3। एजुयान 3 का यह वीडियो सेगमेंट भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह सेगमेंट। इसमें हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आखिर हम अभी पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं अमेरिका की क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारी पहली जंग थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है 1789 में। 1789 में स्टार्ट हुई यह क्रांति को समझने के लिए हम एक माइंड मैप तैयार करते हैं। पहले हम सामान्य परिचय की बात करेंगे, उसके प्रभाव की बात करेंगे, उसके बाद क्रांति के कारण के बारे में बात करेंगे, फिर स्वरूप के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम क्रांति के चरणों के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले पर लोगों ने हमला कर दिया। वही लोग जो पूरी तरह से असंतुष्ट थे राजा से। वो राजा लुई 16वां था। लुई 16वां जब बास्तील के किले में था और उस पर हमला हुआ तो उसने कहा, इट्स अ ग्रेट रिवॉल्ट। यह एक महान विद्रोह है। जबकि उसी वक्त उस समय के एक प्रबुद्ध व्यक्ति नियाकुर्द ने कहा कि नहीं, यह क्रांति है, यह कोई रिवॉल्ट नहीं, यह एक क्रांति है। और इस क्रांति का जो बीज है वो पुरातन व्यवस्था में छिपा हुआ है। फिर क्या था? आखिर ये एंशिएंट रिजीम है क्या? आसिया रिजीम है क्या? और अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलें तो पुरातन व्यवस्था है क्या? बात करेंगे हम एक वंश के बारे में, बुर्बो वंश। बुर्बो वंश के बारे में कहा जाता था कि उसके जो राजा होते थे वो ना तो नया सीखते थे और ना ही पुराना भूलते थे। आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखते हैं, 1648 का दौर आपको पता होगा कि वो एक वाणिज्यवाद का भी दौर था। साथ ही साथ एक घटना होती है उस समय, वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि होती है 30 वार्षिक युद्ध के बाद। अगर हम राजनीति की पृष्ठभूमि की बात करें तो वेस्टफेलिया की संधि के बाद, इसी संधि के बाद राष्ट्रीय राज्यों का जन्म शुरू हुआ। हम राष्ट्रीय राज्यों का मतलब तो जानते हैं ना, जहां भौगोलिक क्षेत्र हो, जनसंख्या हो और एक संप्रभुता संपन्न सरकार हो। आगे हम देखेंगे यूरोप में फ्रांस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस ये अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर चुके थे। लुई 14वां जो कि फ्रांस से बिलोंग करता था, फ्रांस का शासक था, वह बुर्बो वंश से बिलोंग करता था। यानी लुई 14वां जो था वह भी ना तो कुछ सीखना चाहता था और ना पुराना भूलना चाहता था। वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। इस कथन में साफ साफ उसके निरंकुशता दिखाई देती है। अर्थात निष्कर्ष ये निकलता है कि उस समय की यानी पुरातन व्यवस्था की जो राजनीति थी वो निरंकुश एवं भ्रष्ट थी। अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें, आखिर आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, तो 1700 ईस्वी के पूर्व विदेशी व्यापार से इनको लाभ हुआ करता था। वाणिज्यवादी नीतियां थी, जिसके फलस्वरूप 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और यह ईस्ट इंडिया कंपनी राजा के अधिकार में थी, फ्रेंच किंग लुई 14 के अंडर में। बात करेंगे अगर इनकी अर्थव्यवस्था की, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि फिजूल खर्ची का ये व्यापक स्तर पर यहाँ पे विद्यमान थी। सरकार द्वारा उधार लिए गए थे और उन्हीं उधार दिए गए धनों को वापस करने के लिए, और ये उधार क्यों लिए गए थे? अपने शौक पूरे करने के लिए। पार्टी मनाते थे ये उन्हीं पैसों के, और बाद में उन्हीं को चुकाने में इनके राजकोष का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र बटा हुआ था। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थी यहाँ पे,
जिन्हें जन्म से प्राप्त अधिकार था विशेषाधिकार का। जब चाहे राजा लात्रे द काशे वारंट जारी करके किसी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल सकता था। ऐसा था उस समय का समाज। लेकिन ये तो अभी हमने राजा की ही बात की, ये हमने बात किया कि वहां पे विशेषाधिकार प्राप्त था लोगों को। लेकिन आखिर क्या सबको प्राप्त था? इस बारे में हम देखेंगे तो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय वर्ग यानी द्वितीय स्टेट। प्रथम वर्ग में हमारे पादरी आते थे, सेकंड वर्ग में कुलीन आते थे और तृतीय वर्ग में बड़े व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, वकील आते थे। ये तृतीय वर्ग के ऊपरी क्रम के कुछ लोग थे। तृतीय वर्ग में एक निम्न क्रम भी आता है जिसमें छोटे कारीगर थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे, नौकर थे। आखिर ये विशेषाधिकार होता क्या था? तो विशेषाधिकार होता था कि ऐसे लोग जिनको विशेषाधिकार प्राप्त होता था वह कर नहीं देते थे, जबकि संपत्ति पर उनका एक बड़ा हिस्सा था। उच्च पादरी वर्ग इसमें आते थे, लेकिन कुछ निम्न पादरी थे जिनको इसका लाभ नहीं मिलता था, जो थोड़ा पिछड़े स्थिति में थे। कुलीन वर्ग या तो राजवंश के होते थे या सामंत होते थे। तो कुलीन वर्ग की बात हमने कर लिया। आगे बात करेंगे चर्च। चर्च क्या करता था? चर्च कर लगाता था। किस पर लगाता था? इन्हीं तृतीय वर्ग के ऊपर। तृतीय वर्ग 1/10 भाग अपनी कमाई का, जो भी कमाई होती थी वो चर्च लेता था इन तृतीय वर्ग से। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे टाइल कर देखने को मिलता है। टाइल कर सरकार वसूलती थी तृतीय वर्ग से। यहीं पे गैबेल नामक कर भी देखने को मिलता है। हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर पाना थोड़ा संभव नहीं है, तो गैबेल कर को आप गूगल पे सर्च करके इसके बारे में अध्ययन कर लीजिएगा, या गैबेल कर के बारे में हम ही आपको किसी वीडियो में अवगत करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। तृतीय वर्ग टैक्स देते थे, उनके पास कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। चलो ठीक है, एक बार के लिए वो टैक्स देते थे, लेकिन आपको पता है तृतीय वर्ग में अगर सिर्फ उच्च वर्ग के तृतीय वर्ग के लोग होते तो बेहतर होता। पर यहाँ पे क्या था? यहाँ पर भी आंतरिक विषमता विद्यमान थी। यानी तृतीय वर्ग तो खुद ही इतना पीछे था, ऊपर से इसमें विषमता भी विद्यमान थी। यानी कई तरह के लोग इस वर्ग में मौजूद थे। इनसे भी खराब छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, बहुत सारे वर्ग यहाँ पे एकदम निचली अवस्था में थे, जिनके लिए इस कर का वहन कर पाना उनका खून निकालने के बराबर था। बड़े व्यापारी, व्यवसायी, वकील, सरकारी कर्मचारी, इनकी स्थिति बेहतर थी। ये तो हो गया हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि फ्रांस की। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? जब भी हम किसी भी क्रांति के कारण की बात करते हैं तो उसके राजनीति की बात करते हैं, उसके प्रशासन की बात करते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आखिर राजनीतिक कारण क्या था? लुई 14वां निरंकुश राजतंत्र था उसके समय में। चर्च पादरियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद लुई 15वां आता है। राजा के तौर पर यह अकुशल था। इसी समय तो सप्तवर्षीय युद्ध होता है और फ्रांस का राजकोष पूरी तरह से धंस जाता है। लुई 15वां का एक स्टेटमेंट था, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। कितना बड़ा स्टेटमेंट था ये। इसके बाद लुई 16वें का शासन काल आता है और सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेने के लिए इसने लफायत को सैनिकों के साथ अमेरिका भेजा। वहां पर भी इसने धन को खर्च किया। साथ ही साथ इसकी पत्नी कुछ कम नहीं थी। इसकी पत्नी ऑस्ट्रिया के महारानी की बेटी थी, मैरी एंतोइनेट। मैरी एंतोइनेट जो कि पार्टियों में फिजूल खर्च करती थी। कुलीन वर्गों के साथ इसके शाम को पार्टियां होती थी और ये बहुत पैसे उड़ाया करती थी। साथ ही साथ एक बार एक घटना होती है, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया, तो उसी में एक महिला का जिक्र आता है जो रोटी के लिए इनके पास जाती है और ये उससे कहती है कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ। आप देख रहे हैं कितनी निर्दयी इनके स्टेटमेंट थे।
आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ जाता है, केंद्र का नियंत्रण घट जाता है, प्रांतों का नियंत्रण बढ़ जाता है। यहाँ पे हम प्रशासनिक कारण की जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, सैकड़ों वर्षों से प्रतिनिधि सभा, स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई थी। स्टेट जनरल एक तरह का संसद था। संसद की सोचो, सैकड़ों वर्षों, 148 वर्ष के आसपास बैठक नहीं हुई थी। 1614 से बैठक ही नहीं हुई थी। साथ ही साथ उत्तरदायित्व का अभाव था। सामाजिक कारण ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि समाज किस तरीके से बटा हुआ था। आर्थिक कारण की बात करें, सप्तवर्षीय युद्ध, साथ ही साथ जो फिजूल खर्ची थी उसकी वजह से पूरा खराब हो गया था व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। साथ ही साथ कई जो महान वित्त मंत्री थे उस समय पैदा हुए थे, कोलबार्ट, तुर्गो, नेकर उसी समय के वित्त मंत्री हैं। आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार करने के लिए इन्होंने समाधान प्रस्तुत किया, लेकिन क्या हुआ, वह समाधान कुलीन वर्ग के खिलाफ था। कुलीन वर्ग से भी कर को मांगने के लिए वह समाधान था, लेकिन एंतोनियो तो कुलीन वर्ग की करीबी थी। वो इसके फलस्वरूप नेकर को बर्खास्त कर देती हैं। फिर होना क्या था, राजतंत्र के खिलाफ द्वेष और बढ़ जाता है। थॉमसन, जॉर्ज लेफेब्रे, ऑन्टविले जैसे इतिहासकारों ने इस आर्थिक स्थिति की जो हाल किया, इन्होंने इसके बारे में खूब लिखा है। आगे हम बात करेंगे 1750 का। एक टाइम लीजिए, 1750 के पहले आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर थी और 1750 के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो गई। विदेशी व्यापार से सर्वाधिक लाभ किसको होता था? तृतीय स्टेट के व्यापारियों को। 1750 के बाद विदेशी व्यापार को कम कर दिया गया। जो थर्ड स्टेट, जो बुर्जुआ वर्ग था, उसको नुकसान हुआ, साथ में वो टैक्स भी देता था। इससे क्या हुआ, उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति तो खराब थी ही थी, साथ में आर्थिक स्थिति भी खराब होने से इसमें उनके अंदर कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तृतीय स्टेट वर्सेस सेकेंड स्टेट भी कुछ टाइम के लिए देखने को मिलता है। यहीं पे कुछ खासम खास स्टेटमेंट भी आते हैं। क्या फ्रांसीसी क्रांति संपत्ति पर नहीं बल्कि विशेषाधिकारों पर प्रहार थी? एक स्टेटमेंट है यही कि फ्रांसीसी क्रांति संपत्ति नहीं बल्कि विशेषाधिकारों पर प्रहार थी, और इसके बारे में हमने जिक्र कर लिया। जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य कह रहा है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और निम्न वर्ग के लोग या तृतीय स्टेट के लोगों के बीच में एक विषमता थी। फ्रांसीसी क्रांति का कारण फ्रांस के मध्य वर्ग की समृद्धि थी, यह भी एक स्टेटमेंट है, और बेशक ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। मध्य वर्ग यानी वकील हो गए, यानी व्यापारी वर्ग हो गया, ठीक है, ये समृद्ध थे तो सोच पाते थे, क्योंकि जिसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं है वो कैसे क्रांति के बारे में सोच सकता है? उसको तो जो मिल जाएगा वो पहले अपनी जिंदगी बचाएगा। लेकिन मध्य वर्ग थोड़ा समृद्ध होने की वजह से क्रांति को बढ़ावा मिला। एक क्रांति जब होती है तो उसमें कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स की भी काफी महत्व होती है। नेपोलियन कहता है कि अगर रूसो नहीं होता ना तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, लेकिन इसके विरोध में कई सारे स्टेटमेंट आए। उन्हीं में से एक स्टेटमेंट था कि यदि रूसो पालने में भी मर जाता ना फिर भी फ्रांस की क्रांति होती। दिदरो का कहना था ये जो क्रांति थी ना ये भ्रष्टाचार एवं शासन की अकुशलता के खिलाफ थी। दार्शनिक रूसो और वॉल्टेयर, इनकी तो मृत्यु 1778 में हो जाती है। वॉल्टेयर जिन्होंने चर्च की बुराइयों पर प्रकाश डाला था। मॉन्टेस्क्यू जिनकी मृत्यु 1755 में हो जाती है, जिसने शक्ति पृथक्करण की बात की थी। ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वॉल्टेयर जिन्होंने चर्च की बुराइयां की और मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने शक्ति पृथक्करण के बारे में कहा। 1755 में उनकी भी डेथ हो गई थी। जॉन लॉक भी आते हैं। ऐसे कुछ दार्शनिक और फिजियोक्रेट्स थे जो दिखाते हैं कि नहीं, आखिर ऐसा क्यों कहा गया कि जब रूसो के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया नेपोलियन ने कि रूसो की वजह से ही यह क्रांति हो रही है और लोगों ने उनका विरोध किया, तो आखिर एक इसके पीछे का फैक्ट्स
ये भी है कि जब क्रांति समाप्त हुई और क्रांति से जो भी नुकसान हुआ, तो जो लोग इस नुकसान से अपने आप को बचाना चाहते थे वो बस ये बोलना चाहते थे कि हमने तो रूसों का जो कहा गया था उसी की बात का पालन किया अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि यह रूसों के स्टेटमेंट का प्रभाव है, जबकि ऐसा नहीं है। वो खुद को जस्टिफाई करने के लिए क्रांति होने के बाद रूसों का नाम लेते हैं। आखिर रूसों को क्या पता था क्रांति होगी या नहीं होगी। और तात्कालिक कारण एक ऐसा कारण होता है जो किसी भी क्रांति के उत्पन्न होने के जस्ट पहले घटित होती है। हम बात करेंगे ये इसका तात्कालिक कारण क्या था। इसका तात्कालिक था स्टेट जनरल की बैठक का बहुत दिनों से पहली बात तो ना होना, लेकिन यह एक तात्कालिक कारण नहीं है। स्टेट जनरल से ही रिलेटेड एक बात आती है वोटिंग की। आखिर ये तृतीय वर्ग की वोटिंग कैसे होती थी, कैसे तृतीय वर्ग को अधिकार नहीं मिल पाता था, उस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तृतीय वर्ग जिस वोटिंग सिस्टम से नाखुश थे, जिस प्रशासनिक सिस्टम से नाखुश थे, उसका कच्चा चिट्ठा कुछ इस प्रकार है कि अलग अलग वोटिंग कराई जाती थी, प्रथम वर्ग की, द्वितीय वर्ग की और तृतीय वर्ग की। प्रथम वर्ग सिर्फ प्रथम वर्ग में वोट दे सकता था, द्वितीय वर्ग सिर्फ द्वितीय वर्ग में दे सकता था और तृतीय वर्ग अपना जो बात कहेगा वो अलग रखेगा। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और दोनों वर्गों में 300 के आसपास मान लीजिए लोग मौजूद थे। तो ये तीनों लोग आपस में वोटों को साझा कर लेते थे, इनके वोट हो जाते थे 600 मान लीजिए। और थर्ड स्टेट जिसमें अकेले 600 लोग थे, मतलब थर्ड स्टेट में लोग ज्यादा थे, किंतु थर्ड स्टेट फिर यहां पे हार जाता है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट आपस में कंबाइन हो जाते थे। लेकिन क्या आप ये सोचते हो कि फर्स्ट स्टेट जो हमने कहते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेट में भी कुछ पादरी लोग थे जो कि निचले वर्ग के थे, निम्न दबे हुए थे। क्या वो थर्ड स्टेट के लिए वोट नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन जब यहां पे ऐसे पृथकीकृत वोटिंग होती थी तो ऐसी स्थिति में वो थर्ड स्टेट को वोट नहीं दे पाते थे। मतलब थर्ड स्टेट में फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट का कोई भी वोट नहीं जाता था, जिससे वो हार जाते थे। इसी की मांग हुई कि एक संयुक्त रूप से वोटिंग हो। जब संयुक्त रूप से वोटिंग होगी, हो सकता है फर्स्ट स्टेट के जो कुछ लोग हैं वो थर्ड स्टेट से अपने मत को साझा रखते हो, दोनों का मत सेम हो जाए और वो थर्ड स्टेट के लिए वोट कर दे, तब थर्ड स्टेट का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। बस इसी की आस थी, इसी की मांग थी और यही था तात्कालिक कारण। 1789 में थर्ड वर्ग ने पुरानी पद्धति का विरोध किया, इसी का विरोध किया और यहां पे हमें देखने को मिलता है कि राजा इसकी मांग को अस्वीकार कर देता है। थर्ड स्टेट की यह मांग अस्वीकार हो जाती है और फिर क्या था, थर्ड स्टेट को लोग वहीं टेनिस कोर्ट में एकत्र हो जाते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ एक घटना सामने आती है, वो शपथ लेते हैं और वो कहते हैं, जो एकत्रित लोग कहते हैं कि यही है फ्रांस की नेशनल असेंबली, ये भीड़ ही है फ्रांस की नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल बिकम नेशनल असेंबली। इसके बाद क्या था, आबेसिये पादरी ने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज थर्ड स्टेट, तृतीय स्टेट क्या है? आंसर आया कुछ भी नहीं। उनका प्रश्न आया, राजनीति में अब तक क्या किया? तृतीय स्टेट की तरफ से आंसर आया कुछ भी नहीं। यह क्या पूछता है? उधर से फिर आंसर आया कुछ बनना। तो यहां पे आप देख रहे हैं, अब देखिए 27 जून का एक दौर आता है जब 27 जून को लुई 16वां तृतीय वर्ग को मान्यता दे देता है। तो ये हमने पूरे कारण की चर्चा कर ली है। आगे हम बात करेंगे कि आखिर ये क्रांति फ्रांस में ही क्यों घटित हुई। तो इसका उत्तर है, अन्य देशों में जो राजा थे वो प्रबुद्ध थे, लेकिन फ्रांस के जो राजा थे वो निरंकुश और भ्रष्टाचारी थे। जो सामंत थे अन्य देशों में वो जनता से जुड़े हुए थे और यहां पे तो भ्रष्टाचार विद्यमान था। किसान, अन्य देशों के किसान कम प्रबुद्ध, कम समृद्ध थे, जबकि फ्रांस के किसान ज्यादा समृद्ध थे।
और जब किसान, जो कृषक वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जिसका सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है, जब वो समृद्ध होगा तो वो आवाज़ उठाएगा। मध्य वर्ग फ्रांस में चेतना संपन्न मध्य वर्ग था। ये विदेशी प्रभाव की बात करें तो अमेरिका की क्रांति का प्रभाव पड़ता है, जो लफायत वहां से जाकर के आता है। ऐसे हालात किसी अन्य यूरोपीय देश के नहीं थे। ऐसे भौगोलिक हालात जो थे वो मेनलैंड यूरोप के जो मुख्य भूमि है उसमें किसी और यूरोपीय देश के नहीं थे। और यही कारण था यहाँ पे कि फ्रांस में ही होती है क्रांति। आगे हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के कई चरण। पहली बात तो एक चीज बता दूं कि फ्रांस की क्रांति सुनियोजित क्रांति नहीं थी। जॉर्ज लेफेब्रे द्वारा चरण विभाजन किया जाता है फ्रांस की क्रांति का। प्रथम चरण चलता है 1789 से 1792, जिसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र का चरण। द्वितीय चरण 1792 से 95 तक चलता है, उग्र गणतंत्रवाद का चरण। तृतीय चरण 1755 से 1799 में चलता है, उदार गणतंत्रवाद का चरण। और चौथा चरण हमारा है अधिनायकवाद का चरण, यानी नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड हियर। 1799 से 1814 में नेपोलियन का युग आता है। मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको इन चरणों को मैं संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं। स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली, जिसका गठन, जो काम करती है 1789 से 1792 तक। थर्ड वर्ग की यहां पे प्रधानता थी। बड़े व्यापारी, कारीगर, किसान, छोटे किसान, मजदूर, ये कुछ कमजोर लोग थे। रोबोस्पियर ने इन्हीं को इकट्ठा किया। ये कुछ राजा के समर्थक थे इनमें, तो कुछ राजा के विरोधी थे। नेशनल असेंबली के भीतर जो भी लोग थे उसमें से कुछ राजा के समर्थक थे और कुछ राजा के विरोधी थे। जो राजा के समर्थक थे उन्हें राजतंत्र पसंद था, और जो राजा के विरोधी थे वो गणतंत्र को मांगने वाले लोग थे। गणतंत्र को मांगने वाले में कुछ उग्र गणतंत्रवादी थे तो कुछ उदार गणतंत्रवादी थे। उग्र गणतंत्रवादी जैकोबिन, इनको जैकोबिन बोला जाता था, और इन्होंने राजा को मार दिया और आतंक के शासन का इन्होंने पूरा का पूरा एक आतंक का शासन फैला दिया। वहीं पे जो उदार गणतंत्रवादी थे उनको जिरोंदिस्ट बोला जाता था, जो कि जिरोंद प्रांत से बिलोंग करते थे। यहां से प्रथम चरण समाप्त होता है जब राजा को मार दिया जाता है। दूसरे चरण में रोबोस्पियर एक ऐसा व्यक्ति था जो भ्रष्ट, जिसको कभी नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह एक तानाशाह बन गया, और असहमति को तो इसने इस कदर कुचला कि अगर इसके दोस्त भी इससे असहमत होते थे तो ये उनकी भी मौत की घाट उतार देता था। अंत में 1794 में रोबोस्पियर को फांसी हो जाती है। यहीं से क्रांति का दूसरा चरण समाप्त होता है। तीसरा चरण उदार गणतंत्रवाद का आता है, जहां पे 5 डायरेक्टर्स की एक संस्था बनाई जाती है जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं। ये है हमारा तृतीय चरण, जिसको हम उदार गणतंत्रवाद का चरण बोलते हैं। और चौथा चरण हमारा अधिनायकवाद, नेपोलियन का उदय है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नेपोलियन के बारे में विस्तृत चर्चा आगे एक वीडियो में मैं लाऊंगा, इसलिए नेपोलियन के बारे में अभी यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए चौथे चरण को पेंडिंग में रखेंगे, वो नेपोलियन के कहानी के साथ समझेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ फ्रांस की क्रांति की चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये बता दें कि लास्ट में नेपोलियन का यहाँ पे चरण रहता है। बस प्रथम चरण में हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में अगर हम जिक्र करें तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का गठन होता है। ये किसका विचार है? मॉन्टेस्क्यू का विचार। प्रथम चरण में मताधिकार की बात होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको मताधिकार नहीं था, और कुछ सक्रिय लोग थे जिसमें 25 वर्ष से ज़्यादा के लोग टैक्स भी देते थे और वो वोटिंग भी करते। वल्ली मैन को यहाँ पे इजाज़त दी गई वोटिंग की। इसके बाद शक्ति पृथक्करण भी यहाँ पे लागू होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई, जो कि वोल्टेयर की सोच थी, वोल्टेयर की बात थी। आगे चलते हैं तो पादरी वर्ग क्या था कि फ्रांस के प्रति निष्ठावान रहेंगे, इस चीज़ की इनको शपथ दिलाई गई।
क्या बात थी। आगे राज्य के प्रति निष्ठा की इन्होंने शपथ ली और जिन्होंने इसको स्वीकार किया उसको ज्वीरर कहते थे, और जो इस निष्ठा की शपथ को अस्वीकार करते हैं उनको अज्यूरर कहते हैं, और जो अज्यूरर थे जिन्होंने निष्ठा की शपथ नहीं ली उनको फ्रांस छोड़ना पड़ा। मनुष्य एवं नागरिक के अधिकारों की भी घोषणा की गई। प्राकृतिक अधिकार, न्यायिक आदेश और भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता, ये कुछ अधिकार थे। न्यायिक आदेश क्या है आखिर? यानी अवैध गिरफ्तारी नहीं हो सकती। साथ ही साथ निजी संपत्ति को एक अखंड एवं आगम्य अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में फ्रांस का संविधान बना दिया। जैकोबिन का प्रभाव बढ़ा, राजतंत्र खत्म हुआ। नेशनल असेंबली बिकम नेशनल कन्वेंशन बन गई और उग्रवाद बढ़ गया। यानी प्रथम चरण समाप्त होते होते उग्र गणतंत्रवादी उत्पन्न हो गए। द्वितीय चरण में पहुंचने पर रोबेस्पियर राजा को फांसी दे देता है। लुई 16वां का लास्ट कथन था, मेरे खून से मेरे देश को समृद्धि मिले, फ्रांस चिरंजीवी हो। यह स्टेटमेंट सुनकर तो उसके विरोधी भी दंग रह गए, अचंभित रह गए, उससे प्रभावित हो गए, उसके फैन बन गए। ये रोबेस्पियर का द्वितीय चरण आतंक का चरण था। अंततः 1794 में रोबेस्पियर की मृत्यु हो जाती है, उसको फांसी दे दिया जाता है। आगे दो चरण, यानी हमारा जो उदार गणतंत्रवाद का चरण था जिसमें डायरेक्टरी बनती है, और आगे नेपोलियन का चरण, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। आगे हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, ब्रिटेन पर प्रभाव, फ्रांस पर प्रभाव, अन्य यूरोपीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव। जो निरंकुश राजतंत्र था उसकी समाप्ति हो जाती है, सामंतवाद समाप्त हो जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंत हो जाता है। यह कुछ सकारात्मक कार्य होते थे। मानव की गरिमा भी यहाँ पे समृद्ध होती थी, स्वतंत्रता की स्थापना हुई। अगर नकारात्मक बिंदु की बात करें तो अधिनायकवाद का उदय होता है नेपोलियन के रूप में। जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। क्रांति के कारण फ्रांस का अन्य देशों के साथ भी वार शुरू हो गया। आखिर इस क्रांति का ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटेन ने तो इस क्रांति का स्वागत किया, साथ ही साथ वहां के एक नेता वर्ड्सवर्थ ने कहा, काश मैं फ्रांसीसी होता। अन्य देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? स्वशासन की मांग जोरों शोरों पर चलने लगी हर देशों में। ग्रीस जो कि तुर्की के नियंत्रण में था, वह भी इससे प्रफुल्लित हो उठा, वह भी इससे प्रोत्साहित हुआ। निरंकुश राजाओं के खिलाफ माहौल तैयार हुआ। क्रांतियों की एक श्रृंखला सी लग गई। 1830 और 1848 में क्रांति नहीं, क्रांतियों का दौर था। पूरे यूरोप में क्रांति विद्यमान हो गई थी। भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? टीपू सुल्तान जो फ्रांसीसियों के थोड़ा करीबी थे, उन पर काफी गहरा आघात होता है। जो हमने पीछे कुछ विचारों के बारे में पढ़ा, धर्मनिरपेक्षता जो अपनाई गई, जो धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना हुई फ्रांस में, वो कुछ और नहीं, भारत में देखें तो राजा राममोहन राय भी उसी से प्रेरित थे। हेनरी विवियन डेरोजियो भी उससे प्रेरित थे। भारत में सहायक संधि लागू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब देख करके ब्रिटिश थोड़ा डर गए थे और यहां पे उन्होंने अपनी नीति को और कठोर कर दिया और अधिक कठोर औपनिवेशिक नीति अपनाने लगे। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप क्या था। जैसे हमने 1857 की क्रांति के बारे में जानते हैं, अमेरिका की क्रांति के बारे में हमने कल ही पढ़ा कि उसका स्वरूप था क्या, कैसा था। अभी आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप के बारे में। जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति प्रगतिशील थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं गणतंत्र इसमें विद्यमान था। यह एक सुनियोजित क्रांति नहीं थी और मध्यवर्गीय थी, परंतु पूर्णतया मध्यवर्गीय नहीं थी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में भी यह सहायक हुआ। मध्यवर्गीय तो प्रथम चरण में सामने आते हैं,
पर सेकेंड फेज में निम्न वर्ग भी सामने आता है। आगे हम चलेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धि क्या है। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद, गणतंत्रवाद, समाजवाद जैसे नए विचारों को पनपने का मौका देती है। बबूफ नामक चिंतक ने समाजवाद का समर्थन किया। साम्यवादी विचारों को रोबेस्पियर ने प्रेरित किया और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। तो यह पूरा हमारा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में एक संक्षिप्त विवरण था। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल साबित हो सकता है। अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करनी है तो इस वीडियो की स्पीड को आप धीरे कर सकते हैं, या अगर इतनी स्पीड सही है तो आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके अपनी नोट्स बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो इस वीडियो को लाइक